दोस्तों, झारखंड की सत्ता को लेकर सियासी बाजार अचानक गर्म हो गया है। चर्चा सीधी है और चौंकाने वाली भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ नई सरकार बनाने की तैयारी में है। और क्या ये सब अगले 14 दिन बाद हो सकता है? जोहार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। असम और बंगाल में कांग्रेस से दूरी बनाकर जेएमएम ने जो संदेश दिया है उससे संभावना को हवा दे दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वही प्रयोग झारखंड में भी दोहराया जाएगा, क्योंकि मौजूदा हालात में हेमंत सोरेन की सरकार स्थिर दिखती है, लेकिन सियासत में जो दिखता है वही सच हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अंदर खाने सीट, नेतृत्व और राजनीतिक वर्चस्व को लेकर खींचतान की चर्चा लगातार चल रही है। ऐसे में 14 दिन बाद सत्ता बदलने की बात को महज अफवाह कहकर खारिज करना भी आसान नहीं, और इसे सच मान लेना भी जल्दबाजी होगी। जेएमएम का बदला हुआ रुख साफ बता रहा है कि पार्टी अब अपने फायदे की राजनीति खुले तौर पर करेगी, चाहे इसके लिए पुराने समीकरण तोड़ने ही क्यों ना पड़े। अब नजर सिर्फ एक चीज पर है, क्या यह सियासी शोर है या झारखंड में सचमुच कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। झारखंड की राजनीति में 14 दिन बाद सरकार बदलने की चर्चा भले ही सुर्खियां बटोर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई ठोस आधार अभी तक नजर नहीं आ रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और बीजेपी दोनों ही दलों की तरफ से इस तरह के किसी राजनीतिक समीकरण को लेकर ना तो कोई बयान दिया गया और ना ही कोई बैक चैनल मूवमेंट की कोई पुष्टि जानकारी सामने आई है। विधानसभा का अंकगणित भी इस दावे को कमजोर करता है। सत्ता परिवर्तन के लिए या तो बड़े पैमाने पर विधायकों का पाला बदलना होगा या फिर मौजूदा गठबंधन में गंभीर टूट की स्थिति बनी होगी। फिलहाल न तो कांग्रेस में ऐसी कोई खुली बगावत दिखाई दे रही है और न ही जेएमएम के भीतर कोई असंतोष का वो स्तर जो सरकार गिराने की जमीन तैयार करे। लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक गलियारों में इसे नैरेटिव सेटिंग की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जहां किसी संभावित समीकरणों को हवा देकर मौजूदा सहयोगियों पर दबाव बनाया जाता है। झारखंड की राजनीति में पहले भी इस तरह की अफवाहें समय समय पर उभरती रही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में से वो सिर्फ सियासी दबाव या फिर सौदेबाजी का हिस्सा ही साबित हुई है। असम और पश्चिम बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख ये जरूर दिखाता है कि पार्टी अब हर राज्य में कांग्रेस के साथ ऑटोमेटिक अलायंस के फॉर्मूले पर नहीं चलना चाहती, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि झारखंड में भी दोनों दलों के रिश्ते टूटने की कगार पर है। झारखंड में राष्ट्रीय कांग्रेस और जेएमएम के बीच सत्ता की साझेदारी केवल चुनावी समझौता नहीं बल्कि एक राजनीतिक तालमेल का हिस्सा रही है। सरकार चलाने के दौरान कई मुद्दों पर मतभेद उभरे हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक टकराव में बदलने से दोनों दल अब तक बचते हैं। असल में जेएमएम की राजनीति संतुलन की है, जहां वह कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए रखते हुए अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहती है। यही वजह है कि दूसरे राज्यों में वो अपने संगठनात्मक हितों को प्राथमिकता दे रही है, ताकि भविष्य में किसी भी गठबंधन में उनकी दबाव की ताकत महसूस रहे। अगर जेएमएम बीजेपी गठबंधन की संभावना को गंभीरता से परखा जाए तो सबसे बड़ी दीवार दोनों दलों के बीच का ऐतिहासिक टकराव है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम ने लगातार बीजेपी की नीतियां, खासकर आदिवासी अधिकार, जमीन कानून और स्थानीय पहचान को लेकर आक्रामक रूप दिखाया है। बीजेपी की राजनीति जहां राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता और मजबूत केंद्रीकरण की ओर झुकी है, वहीं जेएमएम की राजनीति क्षेत्रीय अस्मिता और
आदिवासी अधिकारों पर आधारित है। ये वैचारिक टकराव केवल चुनावी मंच तक सीमित नहीं बल्कि संगठन और सामाजिक आधार पर फैला हुआ है। इसके अलावा पिछले चुनाव में दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी, राजनीतिक हमले देखे गए थे। ऐसे में अचानक गठबंधन बनने न सिर्फ राजनीतिक रूप से अस्वाभाविक होगा बल्कि दोनों दलों के कोर वोट बैंक के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर सकता है। वर्तमान में झारखंड की सत्ता का केंद्र जेएमएम मोर्चा है, जिसके नेतृत्व में गठबंधन सरकार चल रही है। कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल इसमें अहम भूमिका में जरूर है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व और जनाधार के लिहाज से जेएमएम की स्थिति मजबूत है। अगर जेएमएम बीजेपी के साथ जाने का जोखिम उठाती है तो उसे अपने पारंपरिक वोट बैंक, खासकर कि आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय में भारी असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। ये वही वर्ग है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर जेएमएम को सत्ता तक पहुंचाया। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये समीकरण आसान नहीं होगा। उसे अपने कैडर और समर्थकों को ये समझाना पड़ेगा कि जिस दल के खिलाफ वो लंबे समय से राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ सत्ता साझा क्यों की जा रही है। यानी कि ये संभावित गठबंधन गणित से ज्यादा केमिस्ट्री का सवाल है। अब फिलहाल ये केमिस्ट्री बनती नजर आ रही है। पूरे घटना को अगर गहराई से देखें तो साफ संकेत मिलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल सीधी सत्ता बदलने की राजनीति नहीं बल्कि पावर पोजीशन का खेल है। असम और बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दूरी बनाकर पार्टी ने मैसेज दिया कि वो अब किसी भी कीमत पर जूनियर पार्टनर की भूमिका में सीमित नहीं रहना चाहती। जेएमएम अपने जनाधार, खासकर आदिवासी वोट बैंक और पूर्वी भारत में अपने विस्तार की संभावनाओं के आधार पर राष्ट्रीय राजनीति में खुद को एक निर्णायक ताकत के रूप में पेश करना चाहती है। दरअसल 14 दिन में सरकार जैसे नैरेटिव अचानक नहीं बनता, ये अक्सर एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। ऐसे संकेतों के जरिए जेएमएम दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ताकि भविष्य में सीट बंटवारे और नीतिगत फैसलों में उसे ज्यादा वजन मिले। साथ ही बीजेपी के साथ संभावित समीकरण की चर्चा पूरी तरीके से खारिज न करके पार्टी अपने विकल्प भी खुला रखना चाहती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो किसी भी दिशा में मूव कर सके। ये रणनीति जेएमएम को एक साथ कई फायदे देती है। एक तरफ वो अपनी सहयोगी दलों को ये एहसास कराता है कि उसके पास विकल्प है, यानी कि और भी ज्यादा ऑप्शंस है। दूसरी तरफ विपक्ष और बीजेपी दोनों के पास अपने रिश्ते बनाए रखने के लिए यहाँ एक ऑप्शन है। यही नहीं, ये आने वाले चुनाव में पहले अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने का एक तरीका है, जिससे पार्टी अपने लिए बेहतर राजनीतिक स्पेस तैयार कर सके। यानी मौजूदा सियासी शोर को धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन के संकेत के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी। असल में ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा है, जहां जेएमएम अपने हर कदम से तय करना चाहती है कि भविष्य की राजनीति में उनकी भूमिका तय करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद होगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा।